मॉर्निंग लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, पुरसुकून जिंदगी गुजारना ना इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम पुरसुकून जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन ऐसा तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए हमेशा राजी नहीं होते जो हमारे लिए सुकून का बायस बने, क्योंकि मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी के लिए जरूरी होता है कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद किया जाए और हासिल की कदर की जाए। लेकिन हम लोग हासिल की बेकदरी करते हैं और ला हासिल की तमन्ना में अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। और बानो कुदसिया का एक कॉल है जो मुझे याद आया कि आपके साथ शेयर करूं कि ला हासिल के पीछे दौड़ने वाला इंसान की मिसाल है उस बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने की कोशिश में घर से बहुत दूर निकल जाता है। ना तितलियां उसे मिलती हैं, ना वापसी का रास्ता मिलता है। तो जनाब, जो मैसर है ना उसकी कदर करें और शुक्र करें, यही कामयाब और पुरसुकून जिंदगी का राज है। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमने जो पहला टॉपिक है उस पर बात करनी है कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक अच्छी और भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ना प्रॉपर नींद का लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम में से बेशतर अफराद नींद की कमी के मसले से दो चार होते हैं और हर कोई ये शिकायत करता हुआ हमें नजर आता है कि नींद नहीं आती है। और उसकी वजह भी हम खुद ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो सोने से पहले अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आंखों से नींद गुम हो जाती है, भाग जाती है। और नींद की कमी तो एक मसला है ही, लेकिन उसके साथ साथ बेख्वाबी और गहरी नींद का ना आना भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जो हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। और कल मैं एक रिसर्च भी पढ़ी थी इस हवाले से कि नींद की कमी और बेख्वाबी फालिज और हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती है। तो नींद की कमी की वजूहात क्या है और नींद की कमी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक है, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आई एम फाइन। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, नींद की कमी के हवाले से आज हमने बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग जो है ना इस मसले से दो चार हैं। बताइए अमूमन हमारी वो कौन सी आदत हैं जिनकी वजह से हमारी जो नींद मुतासर होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से बेख्वाबी का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है? खाने पीने के हवाले से या फिर सोने जागने के हवाले से कौन सी आदत है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले मेरे ख्याल में ये देख लें कि नींद ज़रूरी क्यों है। मेरे ख्याल हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग को आदत है अपनी वो पल्स चेक करने का, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर एक रूटीन में। तो मैं ये समझता हूँ जो नींद है ये हमारा 5th वाइटल साइन। ठीक है। इसको भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी कितनी नींद हमें डेली रूटीन में चाहिए। हाँ। सो नींद जो है ये बेसिकली आपकी होल डे एक्टिविटी के बाद आपकी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, आपके मसल्स रिलैक्स करने के लिए और आपकी मेमोरी को ग्रेव मैटर में इनग्रेव करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव एन ऑप्टिमल स्लीप। ऑप्टिमल स्लीप का मतलब है 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप। अच्छा। ये नहीं है कि 2-4 घंटे सोए हैं फिर उठे हैं, हाँ। फिर अपना स्टेटस अपलोड किया फिर सो गए। सो ये वाली जो है नींद ये नहीं उसमें काउंट होती। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लाइक हम अपने पल्स ज़्यादा होते हैं उसको बेहतर करने की कुछ एक्टिविटी करते हैं, इस तरह नींद को भी बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी आदत होती हैं जिसको अपनाना ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी हमारी अपनी आदत है, अगर हम वो करते हैं उससे हमारी जो नींद की डेप्थ है वो भी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई वाज इम्प्रेस्ड कि आपने लिखी हुई जैसे मोबाइल का यूजेज है। देखिए इस पे हमने भी LGH में एक स्टडी की थी, प्रोजेक्ट किया था। वो लोग जो कि मोबाइल एडिक्ट होते हैं, देयर इज अ डेफिनेशन कि इतने आवर्स का मोबाइल अगर वो पर डे यूज़ करती हैं, उनकी जब स्लीप की क्वालिटी को देखा गया, LGH में स्लीप रिसर्च लैब एग्जिस्ट करती है और आई एम डायरेक्टर स्लीप रिसर्च लैब। सो हमने ये देखा कि वो लोग उस डेप्थ ऑफ स्लीप को एंजॉय नहीं करते। सो जो नींद है उसके कुछ कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट होता है रिलेटिवली उस पर डेप्थ कम होती है। जो आखिरी कंपोनेंट होता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको कहते हैं रैम स्लीप, डीप जो हमारी स्लीप है। ठीक है। जो लोग मोबाइल यूज करते थे उनमें ये कम जाता होता है। अच्छा, अब इसमें इसकी रेमेडी भी है। इंटरेस्टिंग लेकिन ये डॉक्टर इरफान ये क्लियर कर दें कि सिर्फ मोबाइल यूज करने वाले हैं, कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे होते हैं? बहुत सी चीजें इसमें आपका टीवी भी शामिल है। हाँ। इसमें जो डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन है वो शामिल है। ठीक है। इसमें एक याद रखें एक चीज है कि इसमें इसकी रेमेडी उस मोबाइल में उस डिवाइस में अवेलेबल है। ठीक है। आपने गौर किया कि मोबाइल पे लिखा आता है नाइट मोड। हाँ। हमने कभी इसको यूटिलाइजेशन नहीं इसकी की। नहीं, एग्जैक्टली हमने व्हाई दैट मोड वाज बीइंग मेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर देखा होगा इस मोड को आप ऑन करें तो आपकी लाइट जो है वो ब्लू से ऑरेंज येलो से हो जाती है। हाँ। सो ये क्यों किया गोरों ने? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें तो कोई काम नहीं करते ना। सो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस? जो ब्लू लाइट है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। जो ऑरेंज या येलो लाइट है
वो आपके स्लीप पैटर्न को बेहतर करेगी। तो जब आप नाइट मोड पे जाएंगे, आप उसको ट्राई करके देखें, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप उस मोबाइल की स्क्रीन की ब्राइटनेस ज़्यादा की होगी किसी भी डिजिटल डिवाइस की, तो वो भी आपकी स्लीप पे इम्पैक्ट डालेगी। सो डिजिटल डिवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे पहले तक आपको इसको साइड पे कर देना चाहिए। ठीक है। ये तो उन्होंने कहा। जो मैं एक और चीज़ इससे मेरी अपनी थोड़ी इख्तरा है, वो ये है कि ये डिवाइस कुछ डिस्टेंस पे भी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इन कांटेक्ट होते हैं विद अपने जो एंटीनास के साथ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिससे कम्युनिकेशन कर रही है वो हर्ट्स में होती है, और हमारा ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है वो भी हर्ट्स में है। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है आफ्टर द स्टडी जो कि हमने एलजीएच में की, कि जिन लोगों के पास बिल्कुल मोबाइल पड़ा होता है उनकी भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल हमारे तकिए के पास यहाँ पे साइड टेबल्स पे पड़े होते हैं। सो वी हैव टू डू स्टडी ऑन इट, बट दिस इज अ लॉजिकल जो मुझे इसमें नजर आते हैं स्लीप में। सो ये तो डिजिटल डिवाइसेस से रिलेटेड बात। उसके अलावा भी कुछ हैबिट्स हैं, लाइक हम अगर कॉफ़ी पीते हैं या अगर हम चाय पीते हैं सोने से पहले, तो ये भी मिनिमम 5 आवर बिफोर स्लीप होना चाहिए। ओके। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी मिनिमम 3 आवर बिफोर स्लीप होना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी आपने एक्टिविटी जो वर्किंग एक्टिविटी है वो आपने बेड पे नहीं करनी। आपका बेड सिर्फ आपके सोने के लिए होना चाहिए। जब आपको नींद आएगी तो आप बेड पे ही जाके सोएं। हमारा तो खाना पीना काम हर चीज ही बेड पे हो रही होती है। आप एक चीज समझिए कि पहले टीवी लॉन्च का कंसेप्ट था ना, तो उन्होंने टीवी लॉन्च क्यों बनाया, बेड पे क्यों नहीं टीवी लगाया? बिल्कुल। तो ये बड़ा लॉजिकल बात थी कि बिकॉज टीवी लॉन्च में आप टीवी देखने के बाद यू कम बैक टू योर रूम और वहाँ पे आप सो जाते हैं। अब हमने अपने ऑफिस को भी, बेड को अपना ऑफिस बनाया हुआ, उस पर सारे काम हो रहे हैं, कोई भी जो एक्टिविटी वो आपके बेड पे हो रही है, तो आपका ब्रेन को पता नहीं लगता कि मैं कौन सी एक्टिविटी इस वक्त कर रहा हूँ। अच्छा। उसको ये खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। लाइक एक शख्स है जो कि रेगुलर सोता है और वो सोने से पहले 2-3 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देगा। ओके। और वो सोने से कुछ देर पहले वो दांतों की सफाई भी करेगा, ब्रश भी करेगा, और एक खास टाइम पे वो आके सो जाएगा। ठीक है। जब वो अपना मोबाइल बंद करेगा या जब वो ब्रश तक पहुंचेगा, उसके ब्रेन में सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाएंगे कि जी अब इसके बाद की जो एक्टिविटी है वो हमारी स्लीप की है, और वो ऑटोमेटिकली उसको स्लो डाउन करना शुरू। ठीक है। अब एक ऐसा शख्स है जिसकी रूटीन ही नहीं सेट, तो उसमें ब्रेन को भी एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा होगा कि नेक्स्ट रूटीन मोस्ट लाइकली ये है कि शायद हमने टीवी देखना है, नेक्स्ट रूटीन ये है कि शायद हमने कोई न्यूज़पेपर है या हमने अपना सोशल मीडिया अपडेट करना है। मतलब हमारा ब्रेन भी कंफ्यूज होता है, समझ नहीं आता। सो जो आपकी स्लीप है उसको एक टाइम पे होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली ये करना भी मुश्किल है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो फिर सुबह बहुत लेट उठते हैं। हाँ। सुबह का भी आपका जो उठने का टाइम है रिस्पेक्टिव ऑफ नाइट स्लीप वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक। इसका फायदा ये होता है कि ब्रेन अपनी रूटीन में रहता है। अब हमने अपने वीकेंड्स देखें तो वीकेंड में हमारी जो आंख सुबह खुलती है वो उस वक्त शायद कुछ घरों में खाने का टाइम चल रहा होता है। तो ये चीज़ें सारी रिदमेटिकली होनी चाहिए, तभी ब्रेन आपका परसीव करता है कि जी इस वक्त मैं सोऊंगा और इस वक्त मतलब टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। रात को सोने की और सुबह उठने की एक ही टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पूरा हफ्ता जो है वो सुबह अर्ली उठ रहे हैं और एक जो वीकेंड है उस पे हम लोग लेट उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी वजह से भी हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दूसरा, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हमारी जो नींद है वो कितनी मुतासर होती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं सोने से पहले भी, और हर टाइम भी उनका दिमाग चल रहा होता है। तो क्या इस वजह से भी हमारी नींद मुतासर हो रही होती है? और अगर हमने सोना है तो फिर ओवर थिंकिंग को कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक चीज़ मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत रोल है। अच्छा। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने सारा दिन में 1 कमेंट फेसबुक पे अपलोड कर, ठीक है। नाइट पे सोने से पहले आपने इसको रिव्यू किया तो एक ऐसा कमेंट आ जाएगा जो कि आपको बड़ा नागवार गुजरा। अब वो आपका सारे ओवरनाइट आप उस पर सोचना शुरू कर देंगे। यू वांट टू रिस्पॉन्ड दैट आइदर यू शुड रिस्पॉन्ड, इसको रिस्पॉन्स करें या ना करें। इसी तरह आपके बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसा कमेंट आते हैं जो यूजुअली आप फारग होकर पढ़ते हैं, वो आपको स्टिमुलेट करते हैं। इसकी वजह से जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको स्टिमुलेट करेगी, ये एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एनी न्यूज़ भी हो सकती है, ये एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एनी मूवी भी हो सकती है, या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटी भी होती है, तो फिर आपका ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है। वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए बैकग्राउंड में उसको सोच रहा होता है। इसकी वजह से आप स्लीप में नहीं जा सकते जल्दी। तो ये तो एक हैबिट है, आपने देखना है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। और ये वाइस वर्सा एक चीज़ याद रखें, डिप्रेशन से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अच्छा। और स्लीप कम होने से भी डिप्रेशन हो जाता है। Okay. ये दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप डिप्रेशन है और आप बाकी उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो फिर तो उसकी सिंपल रेमेडी ये है कि आप किसी क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। खुद उसकी रेमेडी ना करें। व्हाट पीपल डू कि वो समझते हैं डिप्रेशन है तो मैं नींद की मेडिसिन ले लूंगा या ले लूंगी तो मैं उससे बेहतर हो जाऊंगी। अब वो उससे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो जब नींद की मेडिसिन खुद शुरू कर देते हैं, एक तो वो उनकी डीप स्लीप को डिस्टर्ब करता है, जो गहरी नींद है। दूसरी ये कि वो एडिक्टिव हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं।
उसको भी छोड़ने में फिर एक लंबी आपको एक्सरसाइज और करनी पड़ती है। मुझे लगता है डॉक्टर इरफान आजकल 50% लोग तो खा रहे हैं नींद हाँ, की बिल्कुल दवाइयाँ, ऐसी है। क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किस वजह से नींद नहीं आ देखिए, रही। एक नींद नहीं आती और एटलीस्ट हमारे बड़े शहर में हर घर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, हाँ, तो वो चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी बाय द वे, तो उसने 2-3 ड्रग्स तो याद की हुई है। जब नींद अच्छा। नहीं आ रही तो वो आपको दे देगा। आपको 2 दिन नींद अच्छी आएगी, तीसरे दिन आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको विदाउट आस्किंग लेते रहेंगे। देखिए, हर शोबे का एक डॉक्टर बन चुका है। लाइक मैं जो स्लीप का एक्सपर्ट हूँ, मैं वो बीमारी जिसमें नींद में खराटे आते हैं और वो सांस को डिस्टर्ब करते हैं, उसकी एक्सपर्टीज मेरी ज्यादा है। जो इंसोम्निया है, जिनको नींद ना आना, वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का रोग, अच्छा, वो ठीक उसको है। असेस करते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली बहुत सी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिनमें स्लीप जो है ना, उसको साइकिल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अच्छा, हम अभी तक वो जो पुराने जमाने की मेडिसिन है उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम उसके एडिक्ट। तो ये जो खुद ही से मेडिसिन खा लेते हैं स्लीप की, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। देखिए, ओवर द काउंटर तो ये मिलनी ही नहीं चाहिए मेरे मुताबिक। वो ठीक तो है? मिल रही और होती है, बिल्कुल- प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल रही होती और है। आपको पता है, अभी भी हमारी जैसी इमरजेंसी में हमें ऐसी ख्वातीन मिलती है, मोस्टली ख्वातीन ही होती है, अच्छा, जो इसके 2-3 पत्ते खा के आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो वैसे ही मैं रिकमेंड नहीं करता कि ओवर द काउंटर मिलनी चाहिए, और ये हमेशा ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर मिलनी चाहिए। हाँ, आम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इसने आपके सारे पैटर्न को डिस्टर्ब करना है। देखिए, अगर आप सोएंगे नहीं ना, आपकी नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे की एक्टिविटी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ये ज़हन में रखिए। आप अगर एक दिन नहीं सोते तो नेक्स्ट डे आपकी जो ब्रेन की और जो आइज की फोकसिंग एबिलिटी है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें सोना है तो एक नेचुरल वे से सोना है। अगर हम हाँ। आर्टिफिशियल वे से सोना चाहते हैं तो हमें एक डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है, अच्छा। रादर देन कि हम नॉन क्वालिफाइड लोगों से। और 6 से 8 घंटे ही हम लोगों ने रोजाना देखिए, सोना है। अडल्ट्स की स्लीप जो है वो 7 to 9 कहते हैं, और ओके। ये एक मुश्किल जो है, मतलब इसमें इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये ठीक आपने है। सोना ही सोना है, ठीक है। क्योंकि आप जब सोते हैं और आपकी जो गहरी नींद जो हमें रिक्वायर्ड है, वो तकरीबन 90 मिनट्स के बाद आती है। 90 मिनट्स के बाद आप उस स्लीप को अचीव करते हैं जिसमें आप गहरी नींद में जाते हैं और आपको ड्रीमिंग स्टार्ट होती है, आपको ख्वाब आना शुरू होते हैं। आपको पता है, ख्वाब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी थ्रू आउट द डे जो ट्रबल्स होती हैं उनको ये फिक्स भी करते हैं और उनको मेमोराइज भी करते हैं। कुछ लोग जो नहीं, जिनको ख्वाब आते हैं, इसका मतलब है वो अपनी डीप स्लीप में जाते ही नहीं है। अच्छा, डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे ज़्यादा हैरानकुन मैं आपको बात बताऊँ, उस वक्त होती है जो नमाज तहज्जुद का टाइम है। इसलिए उस तहज्जुद की नमाज का जो फ़ायदा है, उसका जो स्वाब है, वो इतना ज़्यादा है कि आप उस डीप स्लीप से अपने आप को उठाते हैं। उससे पहले की जो स्लीप है वो इतनी डीप नहीं होती। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सोते भी हैं, 7-8 घंटे भी सोते हैं, लेकिन डीप स्लीप नहीं आती। और सुबह देखिए, उसमें यही वजह है। ऐसे लोग अक्सर, कुछ लोग, तब देखें हम पाकिस्तान में क्या कहें कि अल्कोहलिज्म भी बहुत कॉमन हो चुकी है। अच्छा, अल्कोहल भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लोग सोने से पहले कॉफ़ी भी यूज़ करते हैं, हाँ। चाय भी यूज़ करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो डीप स्लीप को इम्पैक्ट डालते हैं। आप ओवरऑल तो स्लीपी लगते हैं, लेकिन आप वो गहरी नींद में नहीं जा पाते। फिर जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया, खराटे आना, जिसको स्नोरिंग कहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोग जो लोग डीप स्लीप में जाते हैं, उनको खराटे आना शुरू होते हैं। उस खराटे की वजह से वो लोग सो नहीं पाते। ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को देखना, जिसकी वजह से। और जैसे मैं एक रिसर्च की बात करी थी डॉक्टर इरफान के, कहते हैं कि 10 से 11 बजे का जो टाइम है वो बेहतरीन है हमारे सोने के लिए। और अगर उसके बाद हम सो रहे हैं, ज़्यादा लेट सो रहे हैं, तो हार्ट अटैक और फॉलेज का भी अटैक होने का भी जो है चांसेस बढ़ सकते हैं। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठीक आपने बात की। देखिए, हमने 7 से 9 घंटे कहा। हाँ। You didn't ask me अगर मैं 11 घंटे सोता हूँ तो क्या होता है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक जगह से कुछ 6 साल पहले एक टॉक दी, तो उसमें मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैंने एक चैप्टर जब ओपन किया कि एक्सेसिव स्लीपनेस से क्या होता है, तो आप हैरान होंगे कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं, हाँ। उनमें भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अच्छा, कम लोगों में भी ये प्रॉब्लम है जो इससे कम सोएंगे, अदर देन एक स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लोग 3-4 घंटे सो के अपनी नींद पूरी कर देते हैं। ये फैमिली में रन करता है, अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं। अदरवाइज कम सोना और ज़्यादा सोना दोनों आपके हार्ट को स्ट्रोक का बाइस बनता है। आप देखिए, आपके ब्रेन में हम जब सो रहे हैं तो होता क्या है कि ब्रेन में जो सारे दिन के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, और स्लीप के दौरान अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वो वहाँ से हमारे ब्रेन में एक पानी है, उसमें अब्जॉर्ब होते हैं और वो फिर डाइल्यूट हो जाते हैं। अगर हम सोते ही नहीं हैं तो ब्रेन में ये जो फाजिल मादा है, वेस्ट प्रोडक्ट है, देखिए हर ऑर्गन ये प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल। वो इतने भर जाते हैं कि उससे टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो भरना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम पे सोएं। और जो आपने बात की 10-11 बजे, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक फ्रेज था ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम 12 बजे से पहले सोएं। देखा ये गया है कि जो 12 बजे से पहले लोग सोते हैं उनका आईक्यू बेहतर है उन लोगों से जो 12 बजे के बाद सोते हैं। ओके, अब आप देखें कि हमारी यंग जनरेशन में कंसेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल। वो लेट सोते हैं
और वो फिर लेट उठती हैं। सो इसको भी चेंज करने की रूटीन है और ये मुश्किल होता है अपनी रूटीन को। बिल्कुल ऐसे ये टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि टाइम पे आपने सोना है और टाइम पे आपने उठना है, तभी आपकी नींद का पैटर्न भी सही होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इरफान बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और नींद के हवाले से जनाब हम बात करते हैं क्योंकि ये मसला बहुत ही आम होता जा रहा है। तो आप लोगों ने सुनी है डॉक्टर साहब की बात कि आपने किस तरह अपनी नींद को बेहतर बनाना है। तो इसी नोट पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहाँ पे आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए समाजी रवैयों के हवाले से, तो अमूमन देखा जाता है कि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना या फन करने के मोड में होते हैं तो हम दूसरों की जिस्मानी साख्त को तनकीद का निशाना बनाकर या मजाक बनाकर तफरीक को जरिया बनाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर मोटे, ज़्यादा पतले, सांवली रगन वाले अफराद पर हम लोग जुमले कसते हैं और उनका मजाक बनाना तो जैसे अब हमारे कल्चर में शामिल हो चुका है। और किसी भी शख्स की जिस्मानी साख्त पर जुमलेबाजी करना और तज़हीक और हितकमेज़ उस रवैया अपनाना, उसको बॉडी शेमिंग कहा जाता है। और बॉडी शेमिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत अरसे से चली आ रही है। गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, ये ऐसे गानों की दिलदादा हमारी जो कौम है ना वैसे ही चेहरे की रंगत पर मर जाती है। और बॉडी शेमिंग के मुर्तकिब अफराद ये समझने से कासिर होते हैं कि मजाक के तौर पर कसे गए उन जुमलों से ना सिर्फ दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू होती है बल्कि उन्हें शदीद जहनी मसाइल भी दो चार हो जाते हैं, उनका मसला हो जाता है। और जिस्मानी रंगत और कद के हवाले से ऐसे अल्फाज का चुनाव हमारी रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो बॉडी शेमिंग माशरे पर क्या असरात मुरतब करती है और मुतासर जो शख्स है उसकी नफ्सियात किस तरह मुतासर हो रही होती है इन तमाम तर जुमलों से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा आशिक खान है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उज़मा आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर उज़मा, हम बॉडी शेमिंग के हवाले से समझ लें कि इतनी शॉकिंग कौम क्यों है? मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि हम लोग मजाक करते हैं, तंज करते हैं, मजाक के मोड में किसी को भी हम मोटा, पतला, काला कुछ भी कह देते हैं, वो किस तरह असरअंदाज होता है अगले इंसान पर, उसकी शख्सियत पर, उसकी जो जहनी सेहत है, किस तरह उसको मुतासिर करते हैं तमाम तर जुमले जो? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि ऐसे टॉपिक्स जिन पे बात नहीं होती, जिन पे सोचा जाता है कि बात की जाए या ना की जाए, उस पर आपने बात की, आई अप्रिशिएट इट। और इसमें ये कि बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब होते हैं अगर किसी को इस तरह से फिक्रे उस पे कमेंट किए जाएं और उसको कहा जाए कि तुम बहुत मोटे हो या तुमने बहुत वेट गेन कर लिया है। एक रूटीन की बात अब कुछ अरसे से हो गई है कि पहला जुमला ही यूजुअली लोगों का ये होता है कि तुम पहले से मोटी लग रही हो। और यूजुअली ये ऐसा नहीं है क्योंकि जेंडर का डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों जेंडर्स में ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा। और इसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं और इंसान की जो साइकोलॉजिकल सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एकदम वो महसूस करता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मुझ में कोई ख़राबी है या मुझे मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो वो एक लो मूड में कह लें कि वो चला जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? अगर हम बॉडी शेमिंग के हवाले से पूछें, ये हम जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तभी ये चीज़ें शुरू होती हैं, हमारे घर से चीज़ें शुरू होना शुरू हो जाती हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब बच्चा एक ख़ास बचपने से लेके थोड़ी सी बड़े होना शुरू होता है तो ये कुदरती अमल है, नेचर की तरफ से है कि उसकी जिस्मानी साख्त जो है वो तब्दील होती है। और ये टीन एज जो एज है, इधर से हम देखते हैं इसको कि ये जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। और क्योंकि इंसान खुद भी, बच्चा खुद भी उस वक्त जो टीनेजर है वो कॉन्शियस होता है अपनी अपीयरेंस के हिसाब से और अपने जिस्मानी खदोखाल के हिसाब से, और दूसरे भी उसको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि तुम पहले से फ़र्क लग रही हो, या उसके पीयर ग्रुप्स जो उसके फ्रेंड्स हैं या सोसाइटी है इर्द गिर्द उसकी फैमिली है। तो पहला जो स्टेप है वो तो फैमिली से ही स्टार्ट होता है कि मदर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, फादर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, बहन भाई, तो उसको मजाक की सूरत में वो उसी वक्त से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उसको तनकीद करना, या तुमने ऐसे क्यों किया हुआ, ये कपड़ा तुम्हें सूट नहीं करा, तुम कोई खास रंग पहनो कि तुम पतली लगोगी। तो इवन के रंग गोरा करने के हवाले से भी बड़ा होता है ना कि अगर एक बच्चा थोड़ा सा टैन है, एक बहुत ज्यादा फेयर है, तो उसमें भी बड़ा तजाद किया जाता है।
लेकिन ये आप समझें कि वो जो पेरेंट्स हैं उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। उनको पता है कि ये कल को सोसाइटी में जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको शायद तनकीद का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। तो हम इसको अभी से शायद वो एक केयरिंग मोड के रेफरेंस से वो शायद ओवर केयरिंग या एक ओवर कमेंटिंग या जजमेंटल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और वो उसको इतना ज्यादा कई दफा एक राय देना या एक केयरिंग वे में कहना, ये यूजुअली हमारे माशरे में केयरिंग के रेफरेंस से ही लिया जाता है कि हम क्योंकि ध्यान कर रहे हैं, हमें बहुत फिक्र है उसकी, इसलिए हम ये उसको कमेंट कर रहे हैं। हालांकि बेजा कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट करने से आप उसको जिम ज्वाइन करा दें बच्चे को, अगर आपको लगता है कोई फिजिकल कोई बिहेवियर अगर आपको लग रहा है, रादर देन कमेंटिंग टू मच उस बच्चे को, वो उस पे एक मनफी और लेटर ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। लेकिन आपको लगता है कि यही वजह है कि हम लोग एक रेस में दौड़ रहे होते हैं, वो चाहे रंगत की हो जाए, वो चाहे फिटनेस की हो जाए, किसी भी चीज की हो जाए, जिम भी इसी हवाले से भरे हुए हैं कि लोग खुद को फिट कर रहे हैं कि हम पे तनकीद ना किसी चीज के हवाले से हो जाए कि हमारा कद छोटा है या हम मोटे हैं या हमारी रंगत काली है। इस हवाले से भी ये सारी चीजें हैं मद्देनजर रखते हैं लोग। देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी बॉडी को रखना इम्पोर्टेंट है, वो सेहत के साथ अटैच है। लेकिन इस चीज की भी जरूरत है कि वो अगर बहुत ज्यादा महसूस कर रही है या आप उसको जिम अगर भरे हुए हैं, तो ये जो जीरो साइज का कॉन्सेप्ट या ये जो माशरे में एक चीज आ गई है कि जी जो स्मार्ट है वही एक्सेप्टेबल है, जो बहुत ज्यादा अगर फैट है, थोड़ा सा उसका वेट ज्यादा है, तो उसको नॉन सीरियस वे में लेना या उसको इतना सीरियस उस शख्स को, या कॉमेडी का अगर आप देखेंगे तो कॉमेडियंस भी यूजुअली उस पर लेबल कर दिया जाता है कि जी वो कोई बहुत मोटा शख्स होगा जो कॉमेडी कर रहा होगा। तो ये लोगों की जो एक माइंडसेट हमारा डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। वो हमें सोशल मीडिया, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, एकदम हमारी कोई सोच डेवलप नहीं हो जाती, उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। और जब हमारी एक सोच डेवलप हो जाती है, उसमें बहुत से वामिल होते हैं, उसमें हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। हम खुद से क्या सोच रहे हैं, हमारे मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, जो तनकीद कर रहा है, जो तनकीद कर रहा होता है असल में ये उसकी अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो खुद से ये सोच रहा है कि अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए, तो वो उस लिहाज से उसको कमेंट करना शुरू कर देता है, या उसमें तो असल में उसकी अपनी सोच रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वो खुद अशखास जो हैं वो इनसिक्योर या कह लीजिए सेल्फ एस्टीम उनकी अपनी लो होती है, जो एक सुपीरियोरिटी बेस पे कि हम थोड़ा सा बेहतर हैं, ये शायद इतना बेहतर नहीं है, तो उसमें कमेंट आ जाता है। लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं, बहुत से लोग आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि हम कहते हैं कि जिसको जैसा भी बनाया अल्लाह ने बनाया है, हम उस पर कोई तनकीद नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते, हम उसको ऑब्जेक्टिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उन पे तनकीद कर रहे होते हैं, उन पे जुमले कस रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि अगर पेरेंट्स के फैमिली के रेफरेंस से बात करेंगे तो वो उनसे पूछेंगे तो वो यकीनन ये कह रहे होते हैं कि जी हम तो बहुत ध्यान, हमारा तो केस पे ये बिल्कुल प्रेजेंटेबल सी नहीं लग रही है, इसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन उस जो शख्स ने वेट गेन किया हुआ है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या हेल्थ इश्यूज हैं, अगर वो कम नहीं हो पा रहा तो आया उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसका वेट गेन हुआ हुआ है, या कोई और बेशुमार खवातीन के साथ या मर्द हजरात के साथ भी बहुत से मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से वेट कम नहीं हो रहा होता। तो वो खुद भी एक अपने इंटरनल एक उसकी जंग चल रही होती है, इंटरनल वो साइकोलॉजिकल या वो फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा होता है, और इस तरह के अगर कमेंट्स आ जाए तो वो मजीद जो है वो उसको डाउन कर देती है। फिर इसका हल क्या है? क्योंकि हमारे माशरे में अब लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि हम जब तक परफेक्ट नजर नहीं आएंगे ना, हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो एक ये हर वक्त का दबाव हमारे सर पर रहता है जो हमारी नफ्सियात को भी मुतासिर करे, हमारी सेहत को भी मुतासिर करे। हल क्या है फिर इसका? देखिए, हल सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह अक्सर मैं प्लेटफॉर्म्स पे कहती हूँ कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि घरों से चूंकि ये चीज स्टार्ट होती है, तो पेरेंट्स को एजुकेट करना कि आप बेजा जजमेंटल होना या बच्चों को तनकीद का निशाना अगर आप अर्ली एज में बना लेते हैं, बेजा उसमें आप केयर जरूर करें, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लें रादर देन कमेंटिंग ऑल द टाइम। तो उसमें एक तो ये इस चीज पे हम पेरेंटिंग पे और स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस, अगर हम इस तरह के लेक्चर या अवेयरनेस कैंपेन्स या वर्कशॉप्स रखें तो बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत मुस्बत असरात होते हैं, क्योंकि इट्स अ विशियस सर्कल। वही बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर वो अगेन कमेंट कर रहा है। तो शख्सियत के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना, उसकी आगाही पैदा करना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, एंड और अबव ऑल द रोल ऑफ मीडिया
अच्छा। कि मीडिया पे जब आप ड्रामाज में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में एक रोल मॉडल के तौर पे, या इवन कैटवॉक्स में आप देख लें कि अभी आप ओवरसाइज जो कपड़े हैं मार्केट में अगर आप देखें तो वो कम अवेलेबल होते हैं, या उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या जो मॉडलिंग है वो भी एक जीरो साइज या उसके कॉन्सेप्ट के साथ ली जाती है कि बहुत दुबली पतली लड़की होगी तो वो इस उसमें आएगी कैटवॉक में। तो इस तरह के रवैये मीडिया को प्रमोट अगर करे वो कि इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना कि कोई मोटा अगर है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मजाक के तौर पे लिया जाए उसको, या उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। आपके पास किस तरह के, मैं पूछूंगी डॉक्टर उस्मा, के केसेस आते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं इन तमाम तर रवैयों की वजह से, वो चाहे उनके घर वालों के रवैये हो सकते हैं या फिर बाहर वालों के रवैया हो सकते हैं? इसमें बहुत सीरियस नौयत के भी केसेस आते हैं, क्योंकि हमारे तक जो पेशेंट पहुंचते हैं, क्लाइंट्स पहुंचते हैं, वो बहुत हद तक बर्दाश्त करके या बहुत ज़्यादा उस वक्त आते हैं जब उनकी जो है वो लिमिट्स जो है वो खुद से नहीं कर पाते होते, या वो मायूसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सुसाइडल आइडिएशन या अपने आप को ख़त्म करने के ख्यालात के साथ जो हैं वो बाज़ौक़ात आते हैं। क्योंकि माशरे की तनकीद में ज़हनी सेहत को उस तरह से अहमियत बाज़ौक़ात नहीं दी जाती। अगर खुदा न खास्ता किसी की टांग टूटी हुई है तो वो फौरन एड्रेस हो रही होती है, लेकिन जहन में जो तोड़ फोड़ हो रही है उसको एड्रेस नहीं किया जाता बिकॉज वो नजर नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली जजमेंट जो ले रहे होते हैं, डायरेक्शंस जो दूसरों के, जजमेंटल अब बहुत ज्यादा आम हो चुकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों की जाती जिंदगी में इंटरफेरेंस, उनकी जाती जिंदगी के ऊपर कमेंट करना बहुत एक नॉर्मल फिनोमेना सा होता जा रहा है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये लेटर ऑन बहुत से, जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि उनकी ज़हनी सेहत पे मायूसी में उनको एक बीमारी होती है जिसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डिसफॉर्मिक डिसऑर्डर, ये इस तरह के जो हैं वो शक्लें इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी तरफ फिर आप जो सर्जरी की बातें कर रहे हैं आप कि लोग अपनी बहुत ज्यादा जो है वो करवा रहे हैं। अगर रंगत पे बात की जाती है तो लोग अब फिर इंजेक्शंस की तरफ जाना शुरू करती हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो ये चीजें फिर कम की जा सकती हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, वो कौन बनाता है? वो लोगों के रिएक्शंस और जिसे कहते हैं कि तरबियत का हिस्सा बेशुमार फैक्टर्स हैं, जिसमें हम, जिस तरह मैंने आपको पेरेंटिंग का बताया, अवेयरनेस कैंपेन्स का बताया, बच्चों में नॉर्मल का लेवल जो एक जो माशरे में, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी रंगत हमारे माशरे में डिफरेंट अप्रिशिएट की जाती है, गोरे रंगत की तरफ से लोग जाते हैं, कुछ माशरों में टैन की जाती है स्किन। मतलब इधर माशरे में बहुत ज्यादा गोरे रंगत को प्रमोट किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि वो उसकी कह लीजिए कि डिमांड या उसकी अप्रिसिएशन या उसको बेहतर तौर पे, जिस तरह अगर बच्ची का रिश्ता भी लेने जा रहे हैं तो ये एक डिमांड होती है कि वो खुश शक्ल होनी चाहिए, रंग उसका बहुत गोरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, उसमें ये वही सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है ना, तो वो हमने कहाँ से सीखे, सोसाइटी कहाँ से बनती है, सोसाइटी कहाँ से, एग्जैक्टली। तो रवैयों पे बात हो, एटीट्यूड्स पे काम हो, सोचों पे काम हो, जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से हम महसूस करते हैं, तो वो जो सोच है उसी को एकदम डाउन कर दिया जाए तो वो फिर आपकी शख्सियत को बहुत मुतासिर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर उस्मा आशिक खान हमारे साथ मौजूद है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आई हैं। और बॉडी शेमिंग के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि इसके हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि हम किस तरह के जुमले बोल रहे हैं, हम मजाक में उनको कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो उनकी नफ्सियात पर क्या असर छोड़ के जाते हैं, उस हवाले से हमने बात की है। तो आप कुछ भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं रेसलिंग के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। बाकी खेलों के हवाले से भी कुछ रुझान इतना खासा अच्छा नहीं था, लेकिन अब इसका जो कह लें कि लोग और लड़के ख़ास तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा शरीक हो रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इस हवाले से बाकायदा जो इवेंट्स हैं उनका इनकाद किया जा रहा है। और कल एक रेसलिंग के हवाले से इवेंट होने जा रहा है, उसका अहवाल क्या है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन खेलेगा, इस हवाले से हमने जाने। हमारे साथ अब्दुल्ला ख्वाजा मौजूद हैं जो कि रेसलर हैं। अब्दुल्ला, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो हमें रेसलिंग के हवाले से बताइएगा। बहुत कम इसका रुझान देख रहे थे हम कि होता जा रहा है, लोग भूल ही चुके थे कि रेसलिंग होती क्या है और क्या पाकिस्तान में होती भी है कि नहीं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि कल इसका इवेंट है? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा कल 5 बजे हमारा प्याला ग्राउंड कजाफी स्टेडियम के अंदर प्रो रेसलिंग का इवेंट है।
थोड़ी सी हम हिस्ट्री बात कर लेते हैं प्रो रेसलिंग की पाकिस्तान में। आपको याद होगा 1970s में इनोकी जो जापानीज रेसलर हैं उनका झारा पहलवान के साथ हुआ था इधर ही कजाफी के अंदर। और उसके बाद आपने देखा कि प्रो रेसलिंग पाकिस्तान में थी नहीं। उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि यहाँ पे ये स्पोर्ट या ये जो हम इसको लाइव एंटरटेनमेंट कहते हैं, इसकी कोई ऐसी तालीमी इदारा नहीं था जहाँ पे ये सिखाई जा सके। कोई ऐसा ट्रेंड हमारे पास बंदा नहीं था। तो मैं वैसे तो इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मेरा एक ख्वाब था कि जी मैं पाकिस्तान में रेसलिंग होनी चाहिए। तो मैंने बाहर दुबई से ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर हमने जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रेसलिंग रेवोल्यूशन ग्लोबल, उसने पहला ये एकेडमी खोली पाकिस्तान में। कल जितने भी हमारा टैलेंट है वो सारा लोकल टैलेंट है, लोकल पाकिस्तान में ट्रेन हुआ हुआ टैलेंट है। और कल वो बड़ा जबरदस्त एक हम इवेंट कराने जा रहे हैं। हम काम तो 2019 से कर रहे हैं पाकिस्तान में, वेरियस मॉल्स के अंदर और बहुत से हमने जगहों पे परफॉर्म किया हुआ पहले, लेकिन ये पहला ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम इतने बड़े स्केल पे एक बड़े ग्राउंड के अंदर कजाफी स्टेडियम के अंदर जो स्पोर्ट्स का हब है पाकिस्तान लाहौर का, उधर हम ये इवेंट कराने जा रहे हैं। और एक स्पेशल इसमें अट्रैक्शन ये है कि जो एक इंटरनेट वायरल सेंसेशन है खान बाबा, वो अपना प्रो रेसलिंग डेब्यू पाकिस्तान के अंदर कल उनका होने जा रहा है कल इवेंट में। तो उसके लिए भी हम बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो कितने रेसलर हमें कल वहां पर नजर आएंगे? हमारे अभी जो टीम है दैट इज 10 रेसलर्स। अच्छा। उसके अंदर ऐसा है कि कुछ लोग हमारे जो हैं उनके हमारे 4 मैचेस फीचर होंगे कल। और जो उसका मेन इवेंट है दैट इज फॉर द WRG वर्ल्ड चैंपियनशिप। हमने अभी अपना पहला चैंपियन क्राउन करना है और बड़ा ही जबरदस्त हमने एक जो लोग WWE के शौकीन है या जो प्रो रेसलिंग वैसे टीवी पे देखते हैं वो कल लाइव आके एक्सपीरियंस करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त एक ये लाइव एंटरटेनमेंट का फॉर्म है। हम इसको प्रमोट ही ऐसे कर रहे हैं कि दिस इज लाइव एंटरटेनमेंट। हम प्योर स्पोर्ट नहीं है, लेकिन जाहिर है क्योंकि हम रेसलिंग हो रही है तो एक स्पोर्ट की भी एक हमारा एक फेस्टिविटीज चल रही है। मतलब इससे पहले इस तरह का कोई इवेंट नहीं हमने देखा ना? नहीं, लाहौर में होते रहे हैं। हम तो 2019 से करवा रहे हैं वेरियस छोटे लेवल पे मॉल्स के अंदर और इस तरह करके। इतने बड़े स्केल पे पहले कभी नहीं हुआ और लोकल टैलेंट के साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, तो मुझे बताइए अब्दुल्ला कि रेसलिंग की जो ट्रेनिंग है वो कितनी टफ होती है, कितना खर्चा आता है उसके ऊपर, कितनी मुश्किल है ये? देखें, हमने अपने जो पाकिस्तान के हमारा तो विजन ही ये था WRG के साथ के जो शौकीन है जो सीखना चाहते हैं उसके लिए हम जितना आसान बना सकते हैं रेसलिंग सीखना करना उसके आसान बनाया जाए। ठीक है। उसकी वजह से हम हमारा मकसद बहुत ज्यादा इसमें ट्रेनिंग की हमने फीस नहीं रखी हुई, बड़ी नॉमिनल सी फीस है। और हम चाहते ही हैं कि जो शौकीन लड़के हैं जो अपना करियर इस तरफ लाना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर हम एवेन्यूज पैदा करें। ऑब्वियसली एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, टफ है, जरूर टफ है, लेकिन आप अगर इसके साथ हर स्पोर्ट की तरह हर कोई भी एक्टिविटी जो बंदा नया करता है ट्रेनिंग के साथ साथ बंदा बेहतर होते जाता है, लेकिन उसमें पैशन और शौक होना बहुत सख्त जरूरी है। जो शौकीन नहीं होगा, जो पैशनेट नहीं होगा, वो उसकी ट्रेनिंग शायद बर्दाश्त ना कर सके। जो पैशनेट है, जो शौकीन है, वो कर लेगा। लेकिन इसकी ट्रेनिंग हमें बताइए, मतलब हमने मड रेसलिंग भी देखी है, पहलवानी करते हुए लोगों को देखा है, तो इसमें किस तरह की कोई डिफरेंट ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो हमारा प्रो रेसलिंग रिंग होता है उसकी अपनी डायनामिक्स है। अच्छा। उसका फ्लोरिंग डिफरेंट है, उसकी जो रोप्स हैं वो डिफरेंट है। जिसमें बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो जो हम टीवी पे देखते हैं कि जी वो रोप्स भाग रहे हैं, वो असल में मेटल वायर्स होती हैं। अच्छा। तो वो बाकायदा आपको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, एक खास तरीका होता है। और दूसरा आप नोटिस करें तो बॉक्सिंग रिंग तो होता है सॉलिड, प्रो रेसलिंग रिंग में लचक होती है, तो उसके अंदर भागना, उसके अंदर मूव करना, इट्स ऑल मतलब ये बाकायदा पहले 3 महीने तो सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने उस रिंग को इस्तेमाल किस तरह करना है। उसके बाद जो बाकी आप बता रही हैं मड रेसलिंग और मैट रेसलिंग होती है, टेक्निक्स वही हैं सारी। सिर्फ हमारी स्पोर्ट के लिए डिफरेंट क्या है कि हमारी स्पोर्ट के अंदर स्ट्राइकिंग भी आ जाती है। अच्छा। उसके अंदर जिम्नास्टिक्स, एक्रोबैटिक्स, वो बाकी के स्पोर्ट्स के अंदर नहीं है। हमारी चीज ऐसी है कि वो एक हाइब्रिड स्पोर्ट है, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एथलीट्स हमारे हम तैयार करते हैं, जो कि बड़ी एक नई चीज है पाकिस्तान में। कभी ऐसा किसी ने देखा नहीं था, कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन मुझे अब्दुल्ला ये बताएं, हम बड़े हैरान होते हैं कि जब भी हम टीवी पे देखते हैं ना रेसलिंग होते हुए, तो बड़े जोर जोर से एक दूसरे को मार रहे होते हैं, मुक्के चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, लेकिन कभी हमने उनको जख्मी नहीं देखा, मतलब मुंह से उनके खून निकल रहा हो या इस तरह लहूलुहान हुए हो। तो ये क्या, इसकी क्या वजह है? देखें, असल में अब उस जमाने में पहले तो हम जब 80s से बात करते हैं तो उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। हाँ। अब तो हम MMA देखते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग देखते हैं, हमें पता है कि एक एक्चुअल फाइट कैसी होती है। हमारी चीज जो है दैट इज नॉट एन एक्चुअल फाइट। अच्छा। हम एंटरटेन कर रहे हैं, जिस तरह आप आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं आके स्टेज के ऊपर, या जिस तरह हम एक फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, हमें पता है कि जी अगर बैटमैन आया हुआ है तो वो एक्चुअली वो तो एक कैरेक्टर है, एक एक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह दिस इज लाइव एंटरटेनमेंट। आप समझे कि हम एक थिएटर पर प्ले कर रहे हैं यूजिंग रेसलिंग इनसाइड ऑफ अ रेसलिंग रिंग। स्टेज के बजाय हम एक रेसलिंग रिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अगले को चोट लगाएं। सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रेनिंग के बाद आप एक लेवल पे पहुंचते हो कि आपको पता है कि आप ऐसे करें मूव
कि देखने में अच्छी लगे, आप लगे कि अगले बंदे को बहुत जोर से हिट कर रहे हैं, अच्छा। बट एक्चुअली इस परफॉर्मेंस उसकी आर्ट ही यही है, ये हमारी आर्ट ही यही है कि देखने में आप ये ना बता सकें कि असल है कि नकल है, लेकिन किसी को चोट भी ना आए। अच्छा। खूबसूरती इस स्पोर्ट की है। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ केस हुआ हो कि अगले को बहुत ज्यादा जोर से आपने हिट कर दिया? देखें, क्योंकि सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कोई हमने पैडिंग नहीं की हुई, हमारा रिंग सॉलिड है। लोगों को लगता है कि शायद प्रो रेसलिंग रिंग जो है उसमें बड़ा कोई फोम या कोई इस तरह की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स सॉलिड। होता ये है कि क्योंकि हमने ट्रेनिंग की होती है, तो हम जब जितना ज्यादा ट्रेन होते जाते हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम एक लेवल पे आ जाते हैं कि हमसे गलतियां नहीं होती। लेकिन आपको पता है, इंसान है, किसी स्पोर्ट में भी किसी चीज में भी गलती हो जाती है, ऑब्वियसली इंजरीज होती हैं, मुझे खुद भी इंजरीज हुई हैं। लेकिन वो हमारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह मैं पर्सनली योगा करता हूँ और करवाता भी हूँ, जो हमारी बॉडी को फिर रिकवरी में और रेस्ट में हेल्प करती हैं। बाकी हमारा तो होता ही है कि जब तक कोई बंदा रेडी ना हो, हमें इतना उस पर कॉन्फिडेंस ना हो कि ये जब खेलेगा तो खुदा न खास्ता अपने आप को या अपने जिसके साथ वो खेल रहा है उसको चोट ना लगवाए, तब तक हम उसको रिंग में नहीं आने देते। उससे पहले हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी इन ट्रेनिंग है, कई महीनों से इन ट्रेनिंग है, और अभी हम समझ रहे हैं कि रेडी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो रेडी होते हैं तो फिर हम उनको टेस्ट करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम कितना टाइम लगता है एक रेसलर को तैयार होते हुए? देखिए, हमने इसीलिए पहले तो हम एक सेट टाइम बताते थे, कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। मतलब हम एक मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि देखिए, आपकी अपनी एबिलिटी डिपेंड करता है। हम ये नहीं कहते कि नहीं आपने 6 महीने लगाने हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान होता है। कुछ चीजें आपको प्रॉपर्ली नहीं आती और आप, अगर मैं आपको पहले कह दूं कि आप रेडी हो और आप आके खेलो और फिर बाद में कोई नुकसान हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब तक हम 100% सेटिस्फाई ना हो गए कि यार ये बंदा रेडी है, इसने इतनी देर ट्रेनिंग कर ली हुई है और इसका इतना एक्सपीरियंस हो गया है और इसने इतने ट्रेनिंग मैचेस खेल लिए हैं कि अब ये इसको हम एज ऑडियंस के सामने लेके आएंगे तो ये घबरा नहीं जाएगा, तब हम उसको रेडी करते हैं। कम से कम 6 महीने, ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, इंडिविजुअल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब्दुल्ला ख्वाजा रेसलर हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक कल के इवेंट के लिए। और उम्मीद करते हैं कि कल आप लोग भी वहाँ जाएंगे और जाके अपना वीकेंड तो अच्छा बनाएंगे और इनके इवेंट को भी अच्छा बनाएंगे। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और लाहौर शहर की जो सफाई है ना, एक मसला है जो कभी हल होता है और कभी हल नहीं होता है। और तुर्क कंपनियों के मुआहदे खत्म होने के बाद लाहौर की सफाई का जो बेड़ा है वो LWMC ने उठा लिया था, लेकिन ये कंपनी ताहाल मुख्तलिफ मसाइल से दो चार दिखाई देती है। कभी मशीनरी का मसला होता है तो कभी इंतजामी तब्दीलियां लाहौर की सफाई के आड़े आ जाती हैं। और बुज़दार सरकार के दौरान सफाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन 5वीं बार तब्दील कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमजद अली नून को ओहदे से हटाकर PTI रहनुमा चौधरी आतिफ का नया जो है उनको चेयरमैन बना दिया गया है। और इंतजामी तब्दीलियां तो एक मसला है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम मसला है गैर कानूनी डंपिंग का भी। LWMC की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो फरवरी के महीने में 6,835 मकामात की उन्होंने चेकिंग की है। सड़कों पर कूड़ा फेंकने और गैर कानूनी डंपिंग करने पर चालान और जुर्माने भी किए गए हैं। तो LWMC के इन्फोर्समेंट विंग ने एक माह में गैर कानूनी डंपिंग करने वाली 29 गाड़ियां तहवील में ले ली है। शहर में सफाई का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाने और गैर कानूनी डंपिंग रोकने के हवाले से क्या क्या मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या प्लान किया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ CEO LWMC राफिया हैदर साहिबा हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने। राफिया साहिबा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। मैडम, आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं LWMC की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है गैर कानूनी डंपिंग के हवाले से। तो हमें क्लियर कर दें हमारे देखने वालों को भी कि गैर कानूनी डंपिंग से क्या मुराद है, और जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो कहाँ पर कूड़ा अपना फेंक सकती है और कहाँ पर नहीं फेंक सकती जो गैर कानूनी डंपिंग में आता है। जी, बहुत शुक्रिया। इसके अंदर हमारी इन्फोर्समेंट विंग ने लास्ट अगस्त से ज़्यादा वर्किंग अपनी स्टार्ट की थी। अच्छा। पहले तो हम अपनी ऑपरेशनल वर्किंग को ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर रहे थे। इसके अंदर जब हमने ऑपरेशनल अपनी चीज़ें साथ साथ अलाइन करना स्टार्ट की तो पता चला कि ये इलीगल डंपिंग की वजह से काफ़ी मसला आता है। अच्छा। ये वो चीज़ होती है कि जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ या डिफरेंट एरियाज से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पिक करते हैं और फिर वो बजाय इसके कि वो हमारी लैंडफिल साइट तक पहुंचाएं या हमारी TCPs तक पहुंचाएं, वो दरमियान में रास्ते में कहीं फेंक देते हैं। अमूमन ये ग्रीन बेल्ट्स होती हैं या रोड साइड्स के ऊपर फेंक दिया जाता है।
जिससे हमारा काम मज़ीद बढ़ जाता है। तो इस इन्फोर्समेंट विंग को ज़्यादा एक्टिवेट करने का मकसद भी यही था कि ये वाला इशू जो जगह जगह कंप्लेंट्स आती थी कि वेस्ट हीप्स बन रही हैं और डेजिग्नेटेड एरिया पे नहीं फेंका जाता, बजाय इसके कि वो इर्द गिर्द फेंका जा रहा होता है, उसके लिए ये वर्किंग स्टार्ट की गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जहाँ अगर कोई 1500 फॉर एग्जांपल ये करते थे मुकामात की स्क्रूटनी वगैरह, ये अब पर मंथ जो है 6 से 7 हज़ार हमारी जो है मुकामात की इंस्पेक्शंस ये लोग करते हैं। नाइट सर्वेलेंस हमने मज़ीद सख्त की है और इन्फोर्समेंट विंग के साथ हमने विजिलेंस विंग को भी इनिशिएट किया है कि जो सेफ सिटी वालों के साथ बैठ के भी उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, ताकि जहाँ पे भी रात के वक्त अमूमन ये चीज़ हो रही होती है तो जो अगर कैमरास वगैरह से पिकिंग हो सकती है वो भी हम साथ फैसिलिटेट करवाते हैं दोनों के इंटरेक्शन को। तो बेसिकली इस चीज़ को कर्ब करने के लिए और इसी को हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेके आए थे कि हमने इंगेज किया। इसी इन्फोर्समेंट विंग के साथ होता है बिजनेस डेवलपमेंट का हमारा सेक्शन, इनके थ्रू हमने फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्रोच कराना स्टार्ट किया कि जी आप लोगों को आइडेंटिफाई उनको कराया गया कि आपके एरिया में कौन सी डेजिग्नेटेड साइट है जहाँ पे आप ला के फिर ये फेंक सकते हैं, बजाय इसके कि वो दरमियान में कहीं फेंके। और लखोडे लैंडफिल साइट अगर बहुत दूर अगर उन्हें पड़ती है तो हमारे जो बाकी TCPs है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है और कहाँ पे उनको वो फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड हो। तो ये गैर कानूनी जो डंपिंग है ये अब कम हुई है जब से आप लोगों को जो इन्फोर्समेंट के जो इख्तियारात मिल चुके हैं? जी, इसमें काफ़ी कमी आई है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको एक्टिवेट करना ज़रूरी था। उस तरह से हमारी तरफ से भी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी तो वो फिर ओपनली चीज़ें होती थी। अब जब से लोगों को भी पता है कि ऊपर एक्शन होता है, अभी जो आपने फिगर्स बताए ये इसके हिसाब से ऑब्वियसली फिर लोगों में आता भी है कि दे नीड टू रेक्टिफाई देयर बिहेवियर। बिल्कुल ऐसे। इमरान, मुझे आप बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप फील्ड में होते हैं, हमें नज़र आ रही है LWMC काम करते हुए, और ये जो इन्फोर्समेंट इनके पास अब इख्तियारात आ चुके हैं, इनसे आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हुआ है और लोग कितना डर रहे हैं अब इससे? मुनीबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मैडम को मुबारकबाद दूंगा कि मुनीबा ने कह दिया कि हमें नज़र आ रही है LWMC काम करते हुए। मुनीबा देखिए, इन्फोर्समेंट विंग जो है ये एक अलग से विंग है। और जो LWMC का काम है वो तो सफाई है। अब सफाई के हवाले से अगर लोग जो हैं उनका रवैया बिहेवियर जो है ठीक नहीं होगा तो ये उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर वो नहीं समझते फिर दोबारा नोटिस करते हैं, फिर नहीं समझते तो फिर चालान होते हैं। ठीक है। अब इनके पास जो विंग है पूरे लाहौर के लिए वो तो बहुत छोटा सा है, माइनर सा है। 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, एक इंस्पेक्टर भी लगाएं तो 274 इंस्पेक्टर बनते हैं, मगर पूरा इलाका यूनियन काउंसिल बहुत बड़ी है। 20,000 आबादी पे 25,000 आबादी पे यूनियन काउंसिल होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ़ाइन की तादाद भी अगर देखी जाए तो उसको भी बढ़ाना होगा, मगर इसके लिए ज़रूरी है कंपनी को अथॉरिटी में कन्वर्ट करना। अथॉरिटी बन जाएगी, इनके पास जो है समात करने का, इनके पास सज़ा का हक आ जाएगा इनके पास। अभी तो ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है वो जुर्माने कर रहे हैं और उसके एक्ट के तहत ही इनके पास जो है रेवेन्यू जनरेशन हो रही है। मगर अगर अथॉरिटी बन जाएगी तो LWMC खुद कफील हो जाएगा पैसे के मामले में। इनको हुकूमत से जो है वो पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने के लिए हुकूमत से फंड्स नहीं चाहिए होंगे अगर ये अथॉरिटी बन जाती है। और इस अथॉरिटी बनने से आपका शहर जो है वो बहुत साफ क्या लश पश आपको नज़र आएगा। वो वजह क्या होगी, एक तो वर्कर्स के अंदर जान पड़ जाएगी और सैलरीज बढ़ जाएंगी। अफसरान को भी पता होगा जो हमने कमिटमेंट की हुई है उसको हमने पूरा करना है। देखिए, कंपनी और अथॉरिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और अथॉरिटी में मजबूती आती है। कंपनी अब 10 साल हो गए हैं, बस करें अथॉरिटी बनाएं ताकि दूसरे जो इजला हैं वो भी साथ मिलें। और जो अगर किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, देखिए सबसे बड़ा एज क्या होता है अफसर को, जो अफसरान बैठे होते हैं कि अगर वर्कर को पता होता है कि अगर मैंने काम ना किया तो मुझे इन्होंने उठाकर गुजरावाला भेज देना है, और तो उसके गुजरावाला से वापस आना और जाना कोई आसान काम नहीं है। अब यही सूरत हाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ का वर्कर काम कर रहा होगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, आपके पास कानून जो है वो मजबूत हो जाएगा, आपको किसी का मरहून मिन्नत नहीं होना पड़ेगा। अलाइड महकमों का, ज़िला इंतज़ामिया का, कॉरपोरेशन का, तमाम महकमे जो है नहीं देखना पड़ेगा। अपना काम जिसमें फूड अथॉरिटी है तो उसने अपने आप को बनाया, मजबूत किया, आज वो अपने पाँव पे खड़ी है और वो बाकायदा दूसरे ज़िला में निकल रहे हैं और वो एक अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं।
इसी तरह LWMC भी काम कर सकते हैं। अभी तो मैडम के पास जो कंपनी है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कम से कम एक ऑफिसर को कम से कम 3 साल लाजमी होना चाहिए, ताकि पहले साल में तो उसने अपना सिस्टम सेट करना होता है, उसने सीखना होता है कि सिस्टम है क्या, मैंने सारा लर्निंग का तो सिचुएशन जो है वो चलती रहनी है, मगर महकमे को समझना, देखना, आगे बढ़ना और फैसले करना सबसे बड़ा मसला होता है डिसीजन मेकिंग। तो फैसला जो है वो तब भी होता है जब आपके पास पावर आ जाती है, पावर हो, तो आपके पास पावर जो है हो। लोगों को बिहेवियर को तो देखकर मैडम से पूछ लेते हैं, मैडम कोई आप लोगों ने प्लान बनाया, कोई हुकूमत से आप लोगों ने अपील की कि अब अथॉरिटी बना देनी चाहिए अब इस कंपनी को? जो अथॉरिटी का इशू है वो एक पॉलिसी डिसीजन है, तो वो एक ड्राफ्ट एक्ट तो बना हुआ है जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट उसके ऊपर देख रहे हैं। उसके अंदर खाली यही कंपनी नहीं है, देयर 7 कंपनीज अक्रॉस पंजाब फूड अथॉरिटी का डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है कि वो प्रोविंशियल लेवल की एक अथॉरिटी है। हमारे केस में ये 7 कंपनीज हैं, उसके अलावा फिर कॉरपोरेशंस हैं, तो वो ऑब्वियसली उसकी डायनामिक्स थिंक थ्रू करनी पड़ेंगी कि किस तरह से इस चीज़ को अथॉरिटी की तरफ लेके जाया जाए और किस स्केल पे वो चीज़ हो। तो वो चीज़ें अभी अंडर कंसिडरेशन है, देखते हैं उसमें क्या बनता है। दूसरा मैडम, सफाई के हवाले से अगर बात करें अथॉरिटी पे तो बात कर ली हमने, तो हम देखते हैं कि अंदरून शहर से बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं कि वहाँ पर कूड़ा करकट नज़र आता है, और हम लोगों ने इस पर रिपोर्ट भी किया था कि शाही गुजरगाह के अलावा अंदरून शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट नज़र आ रहा है। तो मुझे बताइएगा इसकी क्या वजह है? LWMC मुतहर्रिक क्यों नहीं है वहाँ पर? मशीनरी क्या लैक है, वहाँ पर जा नहीं पा रही, या फिर मैन पावर नहीं है वहाँ पर? जो वॉल्ड सिटी का एरिया है ना, वो मेनली 2 उसके ऊपर एजेंसीज काम कर रही हैं। काफ़ी एरिया जो हिस्टोरिकल साइड वाला है वो तो वॉल्ड सिटी खुद वर्किंग कर रही होती है उसके ऊपर। जो बाकी एक्सटेंडेड एरिया है उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और हमारी HR भी वहाँ बाकी यूसी से, अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम हमने जो 25 का बेंचमार्क रखा हुआ है उसके बरक्स हमारी वॉल्ड सिटीज़ के अंदर 60 to 70 की HR प्रोवाइडेड होती है। और इसी को इन्हांस करने के लिए हमने फिर वो रिक्शा टिपर्स इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कराए हैं सिस्टम में, कि जो उन तंग गलियों के अंदर जाके उसके अंदर मोबिलिटी ज़्यादा इन्हांस हुई है, कि जो HR हमारी प्रोवाइडेड है अगर वो खुद नहीं भी ला पा रहे तो वो एक छोटी गलियों में ये रिक्शे जाके अंदर से रिमूवल करवा जाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी बेहतरी ऑन ग्राउंड आई है। साथ हम अपने जो है अवेयरनेस कैंप्स वगैरह बहुत उधर एक्सटेंसिवली लगाते हैं। अब हमारी जो कम्युनिकेशन विंग है, कम्युनिटी आउटरीच की जो विंग है, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा इधर वर्कआउट करवाया हुआ है, ताकि लोगों में भी वो अवेयरनेस जनरेट कराई जाए कि किस तरह से कहाँ पे लेके जाना है और किस किस टाइम पे हम लोग वो रिमूवल्स वगैरह कराएंगे, ताकि उसके अंदर ज़्यादा बेहतरी और लिटरिंग और डंपिंग की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो ना हो। तो मुझे बताइए कि ये जो डंपिंग, गैर कानूनी डंपिंग है, इस पर कितने जुर्माने आप लोग कर रहे हैं, कि कितने पैसे हैं उस पर? जी, ये हमारी डिफरेंट फाइन्स होती हैं। उसके अंदर मेनली हमारे डिटेरेंस मेजर वालों पे तो ये होता है कि हम व्हीकल्स को इम्पाउंड करा देते हैं। लिटरिंग के ऊपर अभी हम बहुत ज़्यादा फाइन्स नहीं करते लोगों की। हम अभी पहले अवेयरनेस के ऊपर हम उसको इंक्रीमेंटल स्टेप्स पे लेके जा रहे हैं कि पहले लोगों में शऊर उजागर हो, लोगों को बताया जाए कि जी क्या क्या करना है, कहाँ पे उनकी, और जहाँ पे कहीं कहीं हमारी ऑब्वियसली अगर वेस्ट बिन्स नहीं प्रोवाइडेड या कंटेनर्स नहीं प्रोवाइडेड तो साथ साथ हम वो चीज़ें भी एम्बेड कर रहे हैं सिस्टम में। सेकंड फेज़ में फिर हम लिटरिंग के ऊपर उनके ऊपर ज़्यादा फाइन्स वगैरह की इम्पोजिशन है। अभी हम सिर्फ इलीगल डंपिंग के ऊपर ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा इफेक्टिव मेथड उसमें ये है कि उनकी गाड़ियों को पुलिस के साथ मिलकर इम्पाउंड करा दिया जाए। तो मुझे बताइए, अभी तक आप लोगों की जो मशीनरी का मसला था वो हल हो चुका है मुकम्मल तौर पर? मैन पावर भी आप लोगों के पास पूरी है? जी, HR हम लोग क्योंकि मंथली ड्राइव्स करते हैं तो हमारे ड्राइवर्स और सैनिटरी वर्कर्स का टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हम मंथली ड्राइव्स के साथ साथ उसको जो है ना हमने 100% तकरीबन अचीव कर लिया हुआ है। उसके अंदर गाड़ियों के सिलसिले में जो हमारी टारगेटेड थी, हमारी 671 जो छोटी गाड़ियाँ हैं मिनी डंपर जिन्होंने UC लेवल पे मूवमेंट करनी है और गलियों तक पहुँचना है, वो हमारी डिलीवर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी भी ऑन टारगेट जो है बड़ी वाली गाड़ियाँ जो है हमारी, वो साथ साथ डिलीवरीज उनकी इनिशिएट होने वाली है। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हुए हैं, तो उसकी टाइमलाइंस हमारी जो एज पर रिक्वायरमेंट थी वो हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा मैडम, गोश्त मुलाजमीन के हवाले से भी खबर चल रही थी। गुज़श्ता माह जो इजलास हुआ था उसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात ने हिदायत की थी कि इनको जो है वो निकाल दिया जाए, बरतरफ कर दिया जाए। तो वो मसले पे हमें बताएगा क्यों नहीं अभी तक काम हुआ? आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है इसके ऊपर निशानदेही नहीं कर पाई है? नहीं, इस पे हमारी बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग हुई है। हमने अगस्त से अभी तक अराउंड कुछ 4,500 के करीब इस तरह के वर्कर्स हैं जो सिस्टम में से निकाल दिए हुए हैं। रूटीन में ये सिस्टम में से आउट नहीं होते थे, वो 2-4 माह जो है छुट्टी होती थी या लीव पे होते थे। लीव एक्चुअली सैंक्शन नहीं होती थी, लेकिन वो एब्सेंट फ्रॉम वर्क होते थे।
और फिर 5वें महीने में या 8वें महीने में वो एकदम से वापस आते थे, फिर वो आ जाती थी कि जी हमारी 8 महीने की तनख्वाह भी दे दें, एरियर्स भी होते हैं। तो ये हमने राइट इन द स्टार्ट हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर दी थी कि ये एक रूटीन बनी हुई है जिसको हमने ब्रेक करना है। और सिंस अगस्त हमने अभी तक कोई 4,500 के करीब इस तरह के वर्कर सिस्टम से आउट किए हैं। हमारी मंथली बेसिस पे ये एक्टिविटी अब होती है। पहले जो चीज़ कभी भी क्लब में नहीं हुई थी, हम अब मंथली बेसिस पे उनको जो है ना इसको सिस्टम में से उसको आउट कर देते हैं। और हमारी कोशिश है कि उस टाइमलाइन को और मज़ीद स्क्वीज़ किया जाए कि जैसा जैसा, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें हर महीने फिर ये ड्राइव करनी पड़ रही है अब, क्योंकि हमें वैकेंसी पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाती है। अच्छा, इसलिए हम हर महीने फिर अब मोर और लेस भर्तियाँ भी करते हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए, ताकि वो सिस्टम ही कट हो जाए कि वैकेंसी खत्म नहीं बनती और वो बंदा आगे 4-4 महीने बाद फिर आके अपने एरियर्स क्लेम करके ले जाते थे। तो वो हमने ब्रेक कर लिया। तो दूसरा मैडम, जाते जाते क्या कहेंगे आप लोगों को, कैसा ताउन चाहिए लोगों से? हम तो बारहा बोल चुके हैं कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो ड्यूटी हम लोगों ने भी निभानी है। हम लोग भी इधर ही रहते हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का ताउन आप लोग? इमरान ने बड़ी पॉजिटिवली यही आइडेंटिफाई किया है, जब तक लिटरिंग होती रहेगी शहर साफ नजर नहीं आएगा। ये विजुअल्स की बात है। मेन डंप्स हमने वेस्ट हीप्स वगैरह को हमने कंटेन कर लिया है। अब लिटरिंग का ज़्यादा मसला आता है, वो चाहे मेजर रोड हो चाहे वो अंदर स्ट्रीट लेवल की है। तो जब तक लोग अपनी चीज़ों को उस तरह से नहीं करें, जहाँ जहाँ हम मतलब सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन पे कंटेनर्स भी प्लेस करा रहे हैं, हम वेस्ट बिन्स प्लेस करवा रहे हैं बस स्टॉप्स के ऊपर, हिस्टोरिकल साइट्स के इर्द गिर्द, कमर्शियल मार्केट्स के अंदर, तो लोग अब उनको यूज़ करें एटलीस्ट। तो यही है कि आप लोगों ने भी अपनी जो है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात है, एंडिंग नोट आप ही देते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे हम देखते नहीं कि चाइना अपना दिखाता है बच्चे जो है लिटरिंग नहीं कर रहे, इसी तरह मैं ये चाहूंगा कि आपकी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इसी तरह का कुछ करें कि सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा चीज आए ताकि लोग जो है इस चीज को समझें कि लेटरिंग नहीं करनी, लेटरिंग करेंगे। स्कूल के बाहर बच्चों के पास जो है वहाँ पे आपके कैंप्स लगने चाहिए, जब छुट्टी का टाइम हो या बच्चों के जाने का टाइम हो तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रोज़ाना एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि शहर लाहौर में कहीं ना, बहुत बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो कोई काम हो रहा होगा जिसकी वजह से लोग जो है इस परेशानी से निकलेंगे। और उनका रवैया बुनियादी तौर पर जो है हमने बेहतर करना है। रवैया बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमें अपना शहर भी साफ नजर आएगा, सड़कें भी साफ नजर आएंगी, गली मोहल्ले कूचे तमाम तर जो शहर है वो साफ नजर आएगा। और जिस तरह इस तरह जो है बिल्कुल ऐसे इस तरह की जो कैंपेन्स है, ड्राइव्स जो है वो चलानी चाहिए, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम फैला सकें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, CEO हैं LWMC की। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। अब आपने मुझे इजाज़त देनी, अपना वीकेंड जो है बहुत अच्छे से गुजारिएगा। मंडे से आप दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके और वीकेंड का ये है हम मना रहे हैं। और जब वीकेंड होता है तो मेरे ख्याल से कुछ मौसीकी का तड़का भी ज़रूर लगना चाहिए, ताकि हमारा वीकेंड भरपूर तरीके से हम एंजॉय कर सके। तो मैंने भी अपने शो में जनाब आज एक और सिंगर को बुला लिया है। हमारे साथ इस वक्त अलीम नैन मौजूद हैं, जो सिंगर हैं, यंगस्टर हैं, और उनसे कुछ बातचीत भी करते हैं और जो मौसीकी का तड़का भी उनसे लगवाएंगे। अलीम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अलीम, सबसे पहले तो मुझे बताइए अपने जर्नी के बारे में। कब से स्टार्ट किया आपने सिंगिंग में, कहाँ से सीख रहे हैं आप? जर्नी स्टार्ट किए हुए मुझे अराउंड कोई 5 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉपर अगर आप कहें कि वर्क वगैरह स्टार्ट हुआ, गाइडलाइंस मिले, ठीक से कुछ पता चला, तो इट्स बीन आई थिंक 3.5 इयर्स। अच्छा। और सीखने की बात की जाए तो क्योंकि मैं एक ऐसी सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं है। अच्छा जी, तो वहाँ पर इतना आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लर्निंग्स नहीं है, वहाँ पे आपको खुद ही करना पड़ता है, तो बस खुद ही चल रहा है सब कुछ। तो अभी कहीं से सीख रहे हैं या नहीं? अभी प्रॉपर क्लासेस नहीं आपने ली, ट्रेनिंग नहीं ली? अभी मैं प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रहा। तो मुझे बताइए, घर में कोई सिंगर था? किससे इंस्पिरेशन आपने हासिल की? शौक कैसे पैदा हुआ आपको सिंगिंग का? घर में तो कोई भी सिंगर या कोई भी इस फील्ड से रेलिवेंट नहीं था। अच्छा। पहले आई एम द फर्स्ट। और शौक की बात की जाए तो मैंने कॉन्सर्ट की वीडियो देखी थी। अच्छा। तो उस कॉन्सर्ट की वीडियो के बाद काफ़ी मुझे इंटरेस्ट हुआ और मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। तो ये तो फिर चीज़ ही ऐसी है कि आप क्या करते हो, आप फेम के लिए, वो कॉन्सर्ट के लिए और उन चीज़ों के लिए करते हो, बट टाइमली ये चीज़ जो है ना
तो किसकी कॉन्सर्ट की आपने वीडियो देख ली थी जो आपको इतनी इंस्पायर करेगी, आपने कहा कि मैंने इस साइड पर जाना है? मैंने आतिफ के देखी थी, फलक के कॉन्सर्ट्स की देखी थी। हाँ। और अभी आपको पता है पाकिस्तान में जो मेजर आर्टिस्ट हाईलाइटेड चल रहे हैं, आतिफ चल रहे हैं, फलक चल रहे हैं, बिलाल चल रहे हैं, तो इन तीनों को काफ़ी फॉलो करता था। अच्छा। तो इनकी वीडियोस देखी, सॉन्ग्स की वीडियोस काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, काफ़ी मज़े का था, तो वहीं से फिर आपको इंस्पिरेशन मिल गई कि मैंने भी इस साइड पे जाना है। तो पहला कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं हमें? पहले मैं आपको ऑब्वियसली फिर पहले आतिफ सर का नाम लिया है, तो उनका एक शॉर्ट कवर मैं आपको सुनाऊंगा। ज़रूर जी। आतिफ का जो फर्स्ट सॉन्ग था, आई थिंक या वन ऑफ द फर्स्ट था, आदत, तो उसका एक शॉर्ट सा कवर है, तो वो मैं आपको सुनाता हूं। ज़रूर। मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी है दिल डूब जाए, और आंखों में ये गम नम बन जाए। क्या बात है हलीम, बहुत ही अच्छा। हलीम, आतिफ के अलावा भी कोई और पसंद है, मतलब पाकिस्तानी सिंगर्स में से किनको ज़्यादा सुनते हो? आतिफ के अलावा ओबियसली बिलाल सईद, आपको मैंने बताया कि बिलाल सईद को मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ। ओके। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे फलक, ठीक है, और ऑब्वियसली फिर पंजाबी रैप के जो एक ही नाम है इंडस्ट्री के अंदर, और सबको पता है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान से जो सबसे बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर वो हैं बोहेमिया, पेशावर से थे वो। हाँ। तो ये सब तो ऑब्वियसली इन्हें बचपन से कर रहा हूँ फॉलो, तो इनके साथ कोलैब का भी बहुत एक जो है ना मैं रखता हूँ। बाकी आगे यंगस्टर्स तो जा ही रहे हैं, आपको पता है फिलहाल ट्रेंडिंग के अंदर। तो मुझे बताइए कि फिर आगे का क्या प्लान है, क्या करना है आपने? अभी साथ साथ कुछ और कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं इसके साथ? साथ साथ स्टडी भी चल रही है, और साथ में कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। उसके बाद म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो म्यूज़िक में तो ऑब्वियसली टाइमली अपना प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आप कह सकती हैं कि कोलैब की तरफ आएंगे। तो जॉनरा कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको म्यूज़िक में? अच्छा, मुझे ना जॉनराज ऐसे है कि मैं बड़ा मिक्स किस्म का पसंद करता हूँ, ठीक है, हिप हॉप, सेमी क्लासिक, पॉप, ठीक है। तो अभी मेरे जो सॉन्ग्स हैं वो भी कुछ इस टाइप के हैं कि अभी आप मेरा पहला सॉन्ग देखें तो वो आपको एक सेमी हिप हॉप टाइप सॉन्ग लगेगा। अच्छा। और अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो आप कुछ सेमी क्लासिक टाइप का लगेगा। हो सकता है थर्ड सॉन्ग पूरा एक हार्डकोर रैप आ जाए। अच्छा, मतलब सारी जो कह लें कि पोर्शन आप उसमें कर रहे हो? टच करूंगा, मतलब ये चीज़ बड़ी मज़े की लगेगी कि अभी आपका एक गाना आने वाला है, बट इंडस्ट्री वेट में बैठी है यार ये बंदा ना प्रॉपर, एक आपको सिंगर का पता होता है उस बंदे के रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं तो रोमांटिक ही आ रहे हैं, ठीक है, उसी जॉनरा से रिलेट ही आते हैं। तो एक बंदे का आपको होता है कि यार ये अब गाना कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो पता नहीं है क्या करने वाला है। मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाए हर किसी के लिए कि पता नहीं अब किस तरह का कौन सा जॉनरा आ जाएगा हमारे ऐसे ही है। तो रियाज वगैरह करते हैं फिर आप रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस के लिए? रियाजत बेसिकली क्लासिक जो सिंगिंग है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली क्लासिक सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप उस पर थोड़ी बहुत ग्रिप कर लेते हो तो आप बाकी चीज़ें भी बड़ी इजीली गा सकते हो। तो रियाजत भी चलती है, साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती है, सब चल रहा है। अच्छा,
तो अगला कौन सा गाना सुना रहे हैं आप अलीम हमें? अगला गाना रब्बा हो है फलक का। अच्छा, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर। सावन लगियां बरसातां तेरी याद च रोंदियां अखियां मैनू ताने देवण सखियां तू हाल न मेरा सुनिया तू इश्क मेरा किंज भुलिया मैं सांभ सांभ के रखियां लग प्यार दियां सौगातां रब्बा हो रब्बा हो रब्बा हो प्यार से 4 दिनां दा एक पल भी नहीं सी वफा दा नक्श तेरी यादां वाले किवें मैं मिटावां दिल दे हो गया दा की करां केड़े पास जावां नी मैं केड़े पास जावां दिल नू सदावां तेरियां तेरी कसम ते तेरे इरादे तेरे झूठे सारे वादे तू टुट गए केड़े हासे मैं जावा केड़े पासे मैं यार तेरा दिल हारी मैं रह गई कलमकारी तेरे नाल ने मेरी आसां मेरी ईद मेरी शबे रातां रब्बा हो रब्बा हो रब्बा हो प्यार से 4 दिनां दा एक पल भी नहीं सी वफा दा। अलीम, घर पे भी ऐसे जैमिंग चलती रहती है या दोस्तों के साथ फैमिली गैदरिंग हो तो? फैमिली गैदरिंग्स में तो ये चीज़ मस्ट है, आपको पता है फिर। अच्छा। और स्पेशली फिर जब फैमिली ऐसी हो जहाँ पे कोई भी बंदा ऑलरेडी से कनेक्ट ना हो, रिलेट ना करता हो, हाँ। तो वो तो फिर ज़्यादा क्या होता डिमांड है? होती है। ज़्यादा डिमांड होती भी है, नहीं भी होती। कुछ अगर आपको पता है अगर कुछ चिल टाइप फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उनमें तो फिर वो सब गिटार देख के कह रहे होते हैं कि यार कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, जैमिंग हो जाए। और दोस्तों में तो मेरे ख्याल से चलता ही रहता है। दोस्तों में चलता रहता है, लेकिन मेरे दोस्त हैं नहीं ज्यादा, मतलब अच्छा। आप मेरा फ्रेंड सर्कल इतना छोटा है कि आप गिन सकते हैं, 1 से शुरू करके 2 पे खत्म। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बताइए, जो पहला आप का जो गाना है, कब से आप उस पे काम कर रहे थे, कौन कंपोजर है उसका, किसने लिरिक्स बनाए उसके, या क्या था? अच्छा, जो पहला गाना मेरा था वो बेसिकली हुआ ये था कि मैं एक बीट सुन रहा था, मुझे बीट काफ़ी पसंद आई, तो मुझे लगा कि इस बीट पे करना चाहिए गाना। अब मैंने उसका एक सिंगल लाइन लिखी थी उसकी, तो वो लाइन मैंने अपनी फ्रेंड को सुनाई, काफ़ी पसंद आई उसे। अच्छा, मैंने ना उसे कॉल की इंस्टेंट, मैंने कहा यार कहाँ पर है? उसने कहा भाई मैं घर पे। मैंने कहा यार जल्दी बस मेरी तरफ आ, तुझे एक लाइन लिखी है तो वो सुनाना चाह रहा हूँ बीट पे। उसे पसंद आई, उसने कहा यार अच्छी चीज़ है, मैच्योर चीज़ है, बनाओ। तो इस तरह से तो वो फिर बन गई और अब वो मार्केट में आ चुकी है। अलीम नैन हमारे साथ मौजूद है। अलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप यहाँ पर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जनाब। अब आपने मुझे इजाजत देनी, अपना वीकेंड जो है बहुत अच्छे से गुजारिएगा। मंडे से आप दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।